हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आमतौर पर जब भी हम किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हमारे दिमाग में 3-4 सवाल प्रायः आते हैं कि इस परीक्षा से संबंधित सबसे बेस्ट किताबें कौन कौन सी हो सकती हैं, या फिर इस परीक्षा से संबंधित सबसे बेस्ट कोचिंग कौन सी हो सकती है, या फिर ये परीक्षा कब तक हो जाएगी, या इस परीक्षा की तैयारी हम सेल्फ स्टडी के माध्यम से कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो ये 3-4 सवाल प्रायः परीक्षार्थियों के मन में आते हैं, जिस पर कि मैं बातचीत करूंगा। ये वीडियोज़ उन विद्यार्थियों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के हैं, जो इस बार पहली बार इस एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं, और ऐसे विद्यार्थी जो कि कई बार इन परीक्षाओं में बैठ चुके हैं और उनको असफलता हाथ लगी है, या फिर कई ऐसे परीक्षार्थी हैं जो कि शादीशुदा हो चुके हैं और अपने व्यस्ततम समय को बचाकर उसमें से समय निकाल कर पढ़ाई करना चाहते हैं और इस परीक्षा में सफल होना चाहते हैं। तो वो सभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ध्यान से इस वीडियोज़ को देखेंगे, कुछ अपने अनुभव के माध्यम से, कुछ पढ़ाते हुए बहुत सारी समस्याओं का सामना करते हुए, उन दोनों अनुभवों को जोड़कर मैं इस पर बातचीत करूंगा। उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लगेगा और एक नया गाइडेंस मिलेगा आपको, आपका मनोबल बढ़ेगा और आज ही से आप अपनी पढ़ाई में लग जाएंगे। तो चलते हैं पहले पॉइंट्स पर बात करते हैं कि सबसे बेस्ट किताबें कौन कौन सी हो सकती हैं अगर यूपी, टीजीटी, पीजीटी की बात करें तो मैंने उन बेस्ट किताबों के बारे में बातचीत कर दिया है। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स कर कर कहा कि इसमें से बेस्ट किताब आप बताइए कि कौन सी बेस्ट किताबें हो सकती हैं। तो जिसको पढ़ना है वो उन किताबों को खरीद कर पढ़ना शुरू कर दिया है, और जिनका मन भटक रहा है इधर उधर, वो अभी कंफ्यूज्ड हैं कि उनको कुछ ऐसी सामग्री मिल जाए जिससे कि वो इस परीक्षा में सफलता हासिल कर लें। तो इस तरीके से मन भटकाने से बेहतर है कि उन किताबों का अध्ययन करना आप शुरू कर दीजिए। हाथ में 5 अंगुलियां होती हैं और इन 5 अंगुलियों को आप देखेंगे तो 19-20 हैं। तो जितनी भी मूल किताबें आपको बताई गई हैं सब अच्छी हैं, उसमें से कोई 19 है, कोई 20 है। लेकिन जब आपको अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना होता है तो जब आप मुट्ठी बांधते हैं तो वो 5 अंगुलियां एक जगह कलेक्ट होकर अपना परफॉर्मेंस करती हैं। तो मेरी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी कि वो किताबें कितनी महत्वपूर्ण हैं जिनके बारे में हमने चर्चा किया है। तो बिना किसी द्वंद्व के, बिना किसी भटकाव के आप सब पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। दूसरा पॉइंट ये है कि क्या हम इस परीक्षा के लिए कोचिंग करें। अगर कोचिंग करें तो सबसे बेस्ट कोचिंग कौन सी हो सकती है। तो आमतौर पर जब भी हम कोचिंग शब्द का नाम लेते हैं तो ये परीक्षार्थियों के ऊपर और उनके गार्जियंस के ऊपर, आसपास के लोगों के ऊपर भी मनोवैज्ञानिक प्रभाव छोड़ती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे गार्जियन आपको मिलते होंगे जो कहते होंगे कि मेरा बेटा इलाहाबाद में कोचिंग कर रहा है, मेरी बेटी इलाहाबाद में कोचिंग कर रही है, मेरा बेटा दिल्ली कोचिंग कर रहा है। तो एक तरीके से आप देखेंगे गार्जियन का भी कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई रहता है और जो कोचिंग कर रहा है उसका भी कॉन्फिडेंस हाई रहता है। तो लगता है कि जो विद्यार्थी कोचिंग नहीं कर रहे हैं वो बहुत ही दीनहीन, दुखी टाइप के हैं, अब वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते, इस टाइप की फीलिंग आती है। बहुत सारे बच्चे इस चैनल से जुड़े हैं, वो मेरी बातों से सहमत भी होंगे। लेकिन क्या सही है कि आप कोचिंग के थ्रू ही इस परीक्षा को पास कर पाएंगे। आमतौर पर आप देखेंगे जब भी कोचिंग ज्वाइन करने जाते हैं तो वहाँ पर एडमिशन से पहले, एडमिशन के समय और एडमिशन के बाद कोचिंग वालों का रवैया काफ़ी अंतर वाला होता है। एडमिशन से पहले जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको उस कोचिंग का सबसे बेस्ट टीचर आपको दिखाया जाएगा। मॉक, जब भी मॉक होता है वहाँ पर कि ये फैकल्टी रहेंगे आपको पढ़ाएंगे। लेकिन जैसे ही आप उसमें एडमिशन ले लेते हैं बाद में पता चलता है कि जो बेस्ट टीचर था वो तो अन्य जगहों पर भी बिजी है, उसके पास समय नहीं है, इसलिए वैकल्पिक टीचर आपको पढ़ाने के लिए आ जाते हैं। क्योंकि आप वहाँ पर एडमिशन ले लिए हैं, फीस भी जमा कर दिए हैं, तो मजबूरी में आपको पढ़ना पड़ेगा।
कोचिंग वाले सबसे सर्वोपरि अपने नोट्स को मानते हैं। उनका यही कहना रहता है कि इसी में से पूरा प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये भी आपके ऊपर मनोवैज्ञानिक प्रभाव छोड़ता है कि फलां कोचिंग सबसे बेस्ट है। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कोचिंग जो शब्द है वो बिजनेस से जुड़ा हुआ है और साइकोलॉजिकल प्रभाव से भी जुड़ा हुआ है। जैसा कि मैंने बताया, जैसे रिजल्ट्स आता है तो कोचिंग वाले सफल लोगों की कहानी कहना शुरू कर देते हैं। उनका ध्यान असफल कैंडिडेट की तरफ बिल्कुल नहीं रहता है। हर जगह पोस्टर्स पे देखेंगे आप कि फलां मेरे यहाँ से सिलेक्ट हुआ, ढेका मेरे यहाँ से सिलेक्ट हुआ। अब वो अपने अगले लक्ष्य की तैयारी करना शुरू कर देते हैं कि अब अगला जो नया बैच शुरू होगा उसकी तैयारी कैसे की जाए। उससे कोई लेना देना नहीं है कि कोचिंग में 400 बच्चे थे तो 400 में मुश्किल से 10 बच्चे ही सिलेक्ट होते हैं। 400 बच्चे नहीं सिलेक्ट होंगे किसी भी कोचिंग्स का, ठीक है। तो मैं बस यही कहूँगा कि गंगा में स्नान करना और गंगा जल से अपने ऊपर छिड़काव करने में बहुत अंतर है। इसलिए आप मूल किताबों को पढ़िए, आराम से उसका नोट्स बनाइए, वो सबसे बेहतर रहेगा। उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। तीसरा पॉइंट है कि क्या हम सेल्फ स्टडी के माध्यम से इस परीक्षा को पास कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे, आपके पास अनुभव भी होगा कि जब भी परीक्षाओं में जाते हैं, मान लीजिए कि 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन में से 65 से 70 प्रश्न आप बिना पढ़े लिखे भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। चाहे आप कोचिंग करें चाहे खुद से पढ़ाई करें, तो 65-70 प्रश्न आप खुद सॉल्व कर लेंगे। उसमें किसी का बहुत ज़्यादा श्रेय नहीं रहता है। अंतर रहता है 15 से 20 क्वेश्चन पे। वो 15 से 20 क्वेश्चन किसी मूल किताब से उठा लिए गए रहते हैं, जिस पर न कोचिंग का ध्यान रहता है न खुद आप जब पढ़ते हैं तो आपका ध्यान रहता है कि इस तरीके से भी सवाल पूछा जा सकता था। तो यहाँ पर अंतर हो जाता है और यही फाइनली आपको सफलतम उम्मीदवारों में और असफलतम उम्मीदवारों में रखा जाता है, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी के माध्यम से आप पूरा अध्ययन कर सकते हैं। अगर बात करें यूपी टीजीटी पीजीटी की, तो मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि इसका जो समय अभी तक आप लोगों को मिला है, लगभग 3 महीने के आसपास में आपके पास समय है। उन 3 महीनों को आपको एक महीने में डिवाइड करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा, उस हिसाब से अध्ययन करना होगा। 3 महीने में पहला जो महीना है उसमें आपको मूल किताबों को पढ़ना होगा। पर डे 3 से 4 घंटे तक आप एक टाइम टेबल बना लीजिए। 24 घंटे में आपको 3 से 4 घंटे पढ़ना है। ये नहीं कि आप पूरा एकदम आप प्रेशर में हैं और जो कुछ पढ़ रहे हैं आपके दिमाग में कुछ नहीं बैठ रहा है। आप जब पढ़ने का मन करे तभी पढ़िए। तो 3 से 4 घंटे तक का टाइम टेबल बना लीजिए और उन मूल किताबों को देखा जाए तो लगभग 1000 पेज मैंने गिना है। जो भी किताबों का नाम बताया है उनके पूरे पेज 1000 के आसपास में हैं। आप अगर सीरियसली अध्ययन करते हैं तो 1 महीने में ये पूरी किताबें ख़त्म हो जाएंगी। और इन पर मैंने अलग से वीडियोज़ लेक्चर भी बनाए हैं कि कैसे इनका अध्ययन किया जाए। चाहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हो, बच्चन सिंह का इतिहास ग्रंथ हो, रामस्वरूप चतुर्वेदी का इतिहास ग्रंथ हो, बाकायदे वीडियोज़ बनाई गई। काव्य शास्त्र कैसे पढ़ना है, व्याकरण पर मैंने इतना मेहनत करके वीडियो बनाया है कि उस पर अपेक्षाकृत कम व्यूज आते हैं, कम लोग उसको जान पाए हैं। लेकिन एक बार आप जाएंगे तो बहुत सारी नई जानकारी आपको इसमें मिलेगी। संस्कृत साहित्य पर मैंने बहुत ही अच्छा कलेक्शन किया है, उस पर भी जाकर आप देख सकते हैं। तो ये तो बीच बीच में मैं अपना बता दे रहा हूँ। आप 3 महीने मानकर चलिए कि उसमें एग्ज़ाम होगा। 3 से 4 घंटे तक आपको पर डे पढ़ना है। शुरुआत आप मूल किताबों से तो करेंगे ही, लेकिन आपका टारगेट एक परीक्षार्थी के दृष्टिकोण से ही रहेगा, क्योंकि आपको परीक्षा की दृष्टि से ही उसको पढ़ना है। नॉलेज के दृष्टि के साथ साथ आपके ध्यान में परीक्षा भी रहेगी कि 3 महीने बाद हमारा पेपर है। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे पुराने क्वेश्चंस पेपर को। इसको नोट करते जाइए आप लोग। पहले पढ़ेंगे पुराने क्वेश्चन पेपर को, 2011, 2015, 2016, 2021 जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके पुराने
क्वेश्चंस पेपर आप अपने सीनियर से मांग सकते हैं। जो इन परीक्षाओं में पहले से बैठे हैं उनके पास पेपर्स होंगे ही। अगर आप लोगों के पास नहीं होंगे तो मार्केट में कई ऐसी पुस्तकें मिल जाएंगी जिसमें कि पुराने प्रश्न पत्र आपको मिल जाते हैं, उनका एक क्वेश्चंस बैंक ही होता है। तो उनको देखिए, उन क्वेश्चंस बैंक को आप 5 दिन तक पूरा अध्ययन करिए। 3 से 4 घंटे 5 दिन, मतलब 20 घंटे आपको लगभग पढ़ना है। 20 घंटे पढ़ने के बाद पढ़ते समय आपको ध्यान में रखना है कि किस इकाई से किस तरीके का सवाल बन रहा है, ताकि जब आप मूल किताबों को पढ़ना जाएं या फिर सहायक किताबों को पढ़ें तो आपके दिमाग में रहे कि ये पिछली बार क्वेश्चन आया हुआ था। तो ऐसे आपका रिवीजन भी होगा और आपके मन में एक उत्साह भी रहेगा कि सारी चीज़ें तो इसी बुक में मिल रही हैं, इसको इस हिसाब से पढ़ना है। तो क्वेश्चंस पेपर को सबसे पहले आप देखेंगे, ठीक है। 5 दिन ज़्यादा लगाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट्स है, उन मूल किताबों को लगातार आप पढ़ते रहेंगे। पढ़ते समय आपको एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि आप अपने टेबल पर सिर्फ उसी बुक को रखेंगे जिसको आप एक टारगेट मानकर चल रहे हैं कि इसको इतने दिनों में ख़त्म करना है। बाकी किताबों को आप अपने बगल के अलमारी में या फिर लकड़ी की अलमारी भी मिलती है मार्केट में, उस पर रखे रहेंगे, ठीक है। उनको बगल में रखिए। ज़्यादा टेबल पर भीड़ आपको नहीं रखना है, क्योंकि टेबल पर ज़्यादा किताबें रहेंगी तो आपका ध्यान हमेशा भंग होगा, इधर उधर होगा कि फलां किताब यहाँ पर दिख रही है, उसको पढ़ना चाहिए, इस किताब को पढ़ना चाहिए, हमें सरस्वती पांडे को ही पढ़ना चाहिए, क्यों हम रामचंद्र शुक्ल को फालतू में पढ़ रहे हैं। ये सब दिमाग में आपकी बातें आएंगी। तो एक किताब रखिए और कंसंट्रेट होकर उसको पढ़िए। एक पेन और एक कॉपी वो भी साथ में रखिए। जो भी आपको नया फैक्ट्स दिख रहा है, जैसे मैं कहूँ कि आप ये नहीं लिखेंगे कि रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा लिखा गया है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप ये लिखेंगे कि रामचरितमानस कितने दिनों में पूर्ण हुआ, इसमें जो कांड हैं वो किस किस नंबर पे हैं, किस कांड में क्या बात कही गई है। जो जब आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें उसमें आपको आएंगी। इस हिसाब से आपको नोट्स बनाना है। कहने का मतलब ये है कि जो नया तथ्य आपको दिखाई पड़े, नया फैक्ट्स दिखे, उसको ही नोट करना है। बाकी आपका इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्षतः रिवीजन होता जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ख़त्म कर दीजिए। मान लीजिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब को आपने 10 दिन में ख़त्म कर दिया। इसके बाद दूसरी जो किताब है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का, तो उसको पढ़ने में आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आचार्य शुक्ल की बुक में आ चुकी हैं। तो अब उसमें जो नए तथ्य आएंगे उन्हीं तथ्यों को आप पढ़ेंगे, फिर नोट करते जाएंगे। तो आपका नोट्स भी तैयार हो रहा है, ठीक है। इसके बाद रामस्वरूप चतुर्वेदी की किताब पढ़ेंगे। उसमें भी आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि शुक्ल बच्चन के बाद चतुर्वेदी को पढ़ रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि पहले आप पढ़ चुके होंगे, जो नए तथ्य आपको मिलेंगे उसको नोट करते जाएंगे। आप देखेंगे आपका बहुत ही बेहतरीन नोट्स तैयार हो रहा है, जो न किसी कोचिंग में मिलेगा और न किसी को बताने से आपको मिलने वाला है, खुद से ही आपको मिल रहा है, ठीक है। और क्वेश्चंस बैंक जब आप देखे रहेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा कि ये प्रश्न आया हुआ था। हमेशा क्वेश्चन बैंक को कोरिलेट करके जोड़कर अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। इसी तरीके से काव्यशास्त्र की किताब को पढ़ना है आपको। इसी तरीके से व्याकरण की किताब को पढ़ना है। काव्यशास्त्र और व्याकरण किताबें देखने में भले ही मोटी हो सकती हैं, लेकिन उसमें आपको पूरी किताब नहीं पढ़ना है। उसमें कुछ जो चुनिंदा टॉपिक्स आपके सिलेबस में दिए गए हैं उन्हीं को पढ़ना है। तो मोटेपन पर आपको नहीं जाना है, ठीक है। तो आप वहाँ पर अपने बुक में इंडिकेट कर लीजिए, या फिर एक स्टिकर आता है, उस स्टिकर को लगा सकते हैं कि ये टॉपिक्स हमें पढ़ना है, ठीक है। तो व्याकरण और काव्यशास्त्र इस तरीके से आप पढ़ लीजिए। संस्कृत साहित्य की बात करें तो उसमें से एक इतिहास ग्रंथ आपको पढ़ना ही होगा मोटे तौर पर जानकारी के लिए। और संस्कृत प्रवेशिका के बारे में मैंने बताया था, उसको आपको पढ़ना होगा। वो भी किताबें देखने में मोटी लग रही हैं, लेकिन आपको पूरी किताब नहीं पढ़ना है। अपने सिलेबस के अनुसार जो भी दिया गया है उसमें टिक कर लीजिए कि हमको ये पॉइंट्स पढ़ना है, उस हिसाब से पढ़ना शुरू करिए। तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस हिसाब से इन किताबों को लगभग 1 महीने में आप ख़त्म कर दीजिए। इसके बाद जब दूसरा महीना शुरू हो रहा है तो आप रिवीजन करना शुरू करिए। उसमें आप अपने सहायक ग्रंथों को शामिल कीजिए। सहायक ग्रंथों का मतलब ये है कि जैसे सरस्वती पांडे हो गए, उमेश चंद्र तिवारी हो गए, पुनीत राय हो गए, ये सारी बुक्स आपके पास होंगी।
सबको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये सब भी ऐसी बुक्स हैं कि 19-20 हैं, किसी में कुछ अच्छा दिया है, किसी में कुछ अच्छा दिया है। तो इसमें से एक बुक भी होगी कोई, तो आप अच्छे से उसको हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादा किताबें रहेंगी, आपके दिमाग में ज़्यादा उलझन होगी, द्वंद्व पैदा होगा, पता ही नहीं चलेगा कि किस किताब को पढ़ें, किस किताब को नहीं पढ़ें। तो इसीलिए मैंने बोला कि टेबल पे एक बुक एक समय में रहनी चाहिए, और उसको आप टारगेट मान के चलिए कि इसको ख़त्म करना है। ये नहीं कि 2-4 पेज पढ़े, इसके बाद वहाँ से दूसरी किताब को चेंज कर दीजिए, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से एक महीने आप मूल किताबों को पढ़ेंगे, दूसरे महीने में रिवीजन करेंगे, तीसरे महीने में प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। प्रैक्टिस सेट्स के माध्यम से जो भी इस चैनल पे चीज़ें अपलोड की जाएंगी या फिर आपको लाइव क्लास के माध्यम से प्रोवाइड करवाई जाएंगी, उनको देखना है। तो तीनों महीनों को आप लोगों ने समझ लिया होगा कि कैसे कैसे अध्ययन करना है। आप एक महीने अभी शुरुआत के पढ़कर देखिए, आपके अंदर एक गजब का कॉन्फिडेंस दिखाई पड़ेगा। आपको लगेगा कि अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम खुद से तैयारी कर सकते हैं। जहाँ तक कोचिंग्स की बात है, तो कोचिंग्स में आपको एक फ़ायदा होता है कि पूरे सिलेबस को टच करा दिया जाता है, बता दिया जाता है कि क्या क्या है। वो अच्छी कोचिंग के ऊपर निर्भर है, वरना उसमें पता चला कि एक ही टॉपिक वर्षों चल रहा है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो कुल मिलाकर आज के वीडियो लेक्चर में मैं यही बताने की कोशिश किया कि जो मूल किताबें हैं उनको अच्छे से आपको एक महीने के अंदर में कंप्लीट करना, हर हालत में कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, 10 दिन आप पढ़कर देखिए, आपको लगेगा कि नहीं हम कंप्लीट कर लेंगे, नहीं तो फिर आपका मन ऐसे ही भटकना शुरू हो जाएगा और वही बात होगी कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए। जैसे ही मूल किताबें कंप्लीट हो जा रही हैं, उसके बाद दूसरे महीने से आप रिवीजन करना शुरू कर दीजिए, तीसरे महीने से प्रैक्टिस सेट आप हल करना शुरू कर दीजिए, तो आपकी तैयारी एकदम से कंप्लीट हो जाएगी। बाकी आप अपने आईक्यू लेवल से जब भी परीक्षाओं में जाइए तो आईक्यू लेवल का अपना प्रयोग करते हुए, ऑप्शंस को देखते हुए कि कौन ऑप्शन ज़्यादा इसमें सही हो रहा है, कौन नहीं सही हो रहा है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा वक्त लेकर हल करना शुरू करिए। और अपना टारगेट रखिए कि 125 क्वेश्चन है तो उसमें कम से कम 115-16 क्वेश्चंस आप सही कर आएँ, तभी ज़्यादा सेलेक्ट होने की संभावना है। टीजीटी जैसा कि आप जान रहे हैं, जो कि केवल लिखित परीक्षा पर है, और पीजीटी में लिखित परीक्षा है और इंटरव्यू दोनों है। तो इन दोनों पैटर्नों को बिल्कुल आपके ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना अध्ययन कर सकते हैं। कुल मिलाकर आप सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा विश्वास कीजिए। आप अगर कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो भी सेल्फ स्टडी करना है। अंत में जब आप असफल होंगे तो कोचिंग वाले कहेंगे भी कि घोल कर नहीं पिलाएंगे। कई बार बहुत ही गंदा व्यवहार किया जाता है कोचिंग वालों के माध्यम से भी, कि आपको लगता है कि हमने अपना यहाँ पर समय बर्बाद किया है। ठीक है, तो ये सब नहीं सोचना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोचिंग वाले ही इसमें सफलता हासिल करेंगे, जो सेल्फ स्टडी करता है वो नहीं कर पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बस आपको सही गाइडेंस मिले, सही किताबें मिल जाएं और समय का सही सदुपयोग करें तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। और मैं तो कई बार कहता हूँ कि इस चैनल पर जितने भी बच्चे जुड़े हैं वो एक नहीं 4-5 नौकरियाँ पाने वाले हैं। बस कही हुई चीज़ों को याद रखना है। तो उम्मीद है कि आप सभी को बहुत सारी चीज़ें पता चली होंगी, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा होगा, आपको लग गया होगा कि असली मंत्र कहाँ छुपा हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कमेंट्स कर ज़रूर बताइए कि ये वीडियो, ये लेक्चर कैसा लगा और किन किन टॉपिक्स को समझने में आपको दिक्कत रही है उस पर बातचीत किया जाए। मैं सिर्फ यहाँ पर टीचर्स के रूप में नहीं हूँ, बल्कि खुद एक प्रतियोगी छात्र होने के कारण ऐसा नहीं है कि मैं इस एग्ज़ाम में बैठूँगा। अब मुझे बैठे हुए बहुत दिन हो गए, अब तो मैं 5-6 सालों से अध्यापन कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी जब कई बार सोचता हूँ तो लगता है कि मैं खुद परीक्षा में जा रहा हूँ। तो बहुत कम टीचर आपको इस तरीके से मिलेंगे, बहुत अच्छे टीचर्स भी हैं। तो बस आपको देखना है कि किसकी बात आपको समझ में आ रही है, कौन सही बातें कह रहा है, ये सब भी पकड़ना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
कमेंट्स कर ज़रूर बताइए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।